चलिए शुरू करते हैं। तो नया चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन। चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब यहाँ पे यह है कि जो भी हम एसेट्स वगैरह बेचते हैं उनसे जो गेन होता है उसे कहा जाता है कैपिटल गेन। एसेट्स का मतलब यहाँ पे फिक्स एसेट्स की बात हो रही है। अकाउंटिंग टर्म में अगर हम बात करें, जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह बेच दी हमने, कोई फर्नीचर वगैरह बेच दिया, उससे जो गेन होता है उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। तो पहले तो हमें ये सीखना होगा कैपिटल गेन होता क्या है और किस किस को हम कैपिटल एसेट्स मानते हैं, किसको नहीं मानते। थोड़ा सा पहले थ्योरी देखते हैं हम लोग इसकी। तो खोल लो आप अपना चैप्टर कैपिटल गेन। हाँ जी। कैपिटल एसेट्स। कैपिटल गेन इज अराइज ओनली फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स। हम किसी को प्रॉपर्टी बेचें या ट्रांसफर करें तो ऐसे में जो गेन अराइज होगा उसे कहा जाएगा कैपिटल गेन। ठीक है। कैपिटल एसेट्स को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो एसेट्स हमारे पास 3 साल से ज़्यादा रहता है, मोर देन 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स, उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म। और जो 3 साल से कम रहता है उसे कहते हैं लेस देन 3 ईयर्स, उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के केस में ये ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर की रह जाती है। इन्वेस्टमेंट के केस में वो 1 ईयर की होती है। अगर 1 ईयर से ज़्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म, 1 ईयर से कम होगा तो शॉर्ट टर्म। अदरवाइज ज़्यादातर केस में हम 3 साल लेके चलते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह हो गया, फर्नीचर हो गया, कार वगैरह हो गया, तो उनको हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। अगर हमारे पास 3 साल से ज़्यादा रहेगा, वो 3 साल से कम रहेगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब कुछ चीज़ों को हम कैपिटल एसेट्स मानते हैं और कुछ चीज़ों को कैपिटल एसेट्स नहीं मानते। अब यहाँ पे कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में क्या क्या है। कैपिटल एसेट्स वैसे तो जो प्रॉपर्टी होती है, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, लैंड हो गया, इनको हम कैपिटल एसेट्स बोलते हैं। लेकिन जो डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं उनको हम शॉर्ट टर्म की श्रेणी में रखते हैं। तो हमें जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, इनको लेके पढ़ना है हमें इस चैप्टर के अंदर। इसमें क्या क्या इसमें शामिल किया जाता है उसने बता रखा है सेक्शन 214 के अंदर। प्रॉपर्टी एनी काइंड ऑफ हेल्ड बाय एन एसएससी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी बिल्डिंग वगैरह हो वो। एनी सिक्योरिटी, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जैसे आप किसी दूसरी कंपनी में पैसा लगा रखे हैं आपने, अपने उसके कंपनी के शेयर या डिबेंचर कुछ इस तरह के खरीद रखे हैं, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कहलाते हैं। तो वो उनको भी कैपिटल एसेट्स माना जाता है। हाँ, कुछ चीज़ों को हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानते, जैसे खाने पीने का सामान, पहनने वाले कपड़े, यूज़ करने वाली चीज़ें, इनको कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों को माना जाता है। उनमें से क्या क्या है जिनको मानते हैं हम लोग कैपिटल एसेट्स। ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, इन सबको कैपिटल एसेट्स माना जाता है। ठीक है। जैसे नॉर्मली आप घर में कपड़े वगैरह पहनते हैं, उन सबको नहीं माना जाएगा। लेकिन कोई आपने डिज़ाइनर सूट ले रखा है जो मान लो 20 लाख या 30 लाख का है, तो वो कैपिटल एसेट्स कहलाएगा। तो कोई भी ब्रांडेड ज्वेलरी है आपकी, वो कैपिटल एसेट्स है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी महंगी वाली कैपिटल एसेट्स है, जो सस्ती वाली उसे नहीं मानेंगे हम लोग। पेंटिंग भी जो महंगी वाली पेंटिंग होगी, स्कल्पचर्स होंगे, उनको कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है आपका कैपिटल, जैसे मैंने बताया दो दो पार्ट में डिवाइड होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जो एसेट्स हमारे पास 3 साल से ज़्यादा रहेगा उसे लॉन्ग टर्म बोलेंगे, जो 3 साल से कम रहेगा उसे शॉर्ट टर्म बोला जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के केस में ड्यूरेशन 1 साल की हो जाती है। इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी वैरायटी दी हुई है, इसको एक बार डिटेल में आप बुक में पढ़ लेना तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। शुरू के 2-3 पन्नों में इसकी थ्योरी दी हुई है। ठीक है। तो थ्योरी तो आप डिटेल में देख लोगे तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा। अब सीधे आते हैं हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है।
प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। देखिए, कैपिटल एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है ये। लेट सपोज जैसे मान लो जहाँ आप रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, लेट सपोज आप आईपी एक्सटेंशन में रहते हो ईस्ट दिल्ली में, और यहाँ पे आप मान लीजिए आपके पापा ने आप आज से करीब 2002 में कोई प्लॉट खरीदा था 100 गज का। उस समय उनको प्लॉट पड़ा था वो करीब 8 लाख का। ठीक है, अब 2002 में 8 लाख रुपए अच्छी खासी रकम होती थी। अब इस साल आपके पापा ने वो प्लॉट बेच दिया, आपके पापा को 2 करोड़ रुपए मिले। अब मुझे बताओ कैपिटल गेन कितना हुआ। उस समय 2002 में आपने 10 लाख का लिया था और आज 2 करोड़ में बेचा है, तो बताओ भाई कैपिटल गेन कितना हुआ। टंडन बताओ। यस सर। 10 लाख के प्लॉट को 2 करोड़ में बेचा तो कैपिटल गेन कितना हुआ बेटा। चलो अनुष्का आप बताओ बेटा। सर हम बस बेसिकली 2 करोड़ को 10 लाख से माइनस कर देंगे। एग्जैक्टली एक आम आदमी और एक कॉमन सेंस भी यही कहता है, भाई हमने 10 लाख का लगाया था, 2 करोड़ में बेचा, 1 करोड़ 90 लाख का कैपिटल गेन हो गया। लेकिन ये गलत है अकाउंटिंग टर्म से। क्यों भाई, एक बार बताओ, क्या उस समय का 8 लाख या 10 लाख रुपए है, आज उसकी वैल्यू आज भी 8-10 लाख होगी। इन्फ्लेशन को नो देख के अगर सर। हम सोचें तो उस समय का 8-10 लाख अब कम से कम 20 से 30 लाख के बराबर होगा। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू को हम उसको अगर कन्वर्ट करके देखते हैं इन्फ्लेशन टेबल के हिसाब से। दूसरी बात, वो जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी उसको मेंटेन करने में तो खर्चा किया होगा। ये थोड़ी ऐसे प्लॉट लेके छोड़ दिया होगा आपने, कोई कंस्ट्रक्शन की होगी सर कुछ क्या ना वो कुछ। हम एक लैंड की बात कर रहे हैं या प्रॉपर्टी अलग से? लैंड तो क्योंकि हाँ बोलो बोलो। अगर प्रॉपर्टी वगैरह है तो उसमें तो डेप्रिसिएशन लग सकता है, पर लैंड में नहीं लगेगा, तो हम डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड करेंगे। हाँ लेकिन मैंने कहा ना, डेप्रिसिएबल एसेट्स को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं होते वो। लैंड पे तो कोई डेप्रिसिएशन लगाते ही नहीं हम लोग, और बिल्डिंग की भी एप्रिसिएशन ही होती है नॉर्मली, डेप्रिसिएशन बहुत कम ही होती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी होगा तो लगाया जाएगा, लेकिन नॉर्मली हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम आपको एप्रिसिएशन ही मिलेगा। ज़मीन की वजह से बिल्डिंग की भी एप्रिसिएशन होती है। तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, अब हमें ये सीखना है यहाँ पर। हाँ जी, स्क्रीन दिख रहा है ना बेटा, विजुअल है। यस। ठीक है, तो लेट सपोज हमने जो प्लॉट बेचा उसको बोलते हैं सेल कंसिडरेशन। क्या नाम देते हैं उसे, सेल कंसिडरेशन। अब जैसा हमने देखा कि हमने 2 करोड़ में बेचा प्लॉट को, 2 करोड़ में बेचा। अब आपको पता है जब कोई चीज़ हम बेचते हैं तो उसमें एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र भी आता है। जब आप बेचोगे तो उसमें एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफ़र भी होगा, वो माइनस कर देंगे। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र, मान लो जो आपने प्लॉट बेचा किसी ब्रोकर के थ्रू बेचा होगा, तो मान लो ब्रोकर को हमें 10 लाख रुपए या मान लो 2 लाख या 5 लाख रुपए देने पड़ गए, चलो 5 लाख, उसे घटा देंगे हम लोग, ये आ जाएगा 1 करोड़ 95 लाख। इसे बोलते हैं नेट सेल कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं, नेट सेल्स कंसिडरेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी बेची थी हमने 2 करोड़ में, ये सेलिंग प्राइस हो गया। जो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हो उसको माइनस करेंगे, तो जो नेट निकल के आएगा उसे बोलेंगे नेट सेल कंसिडरेशन। अब इसमें हमें माइनस करना होता है लेस लेस इंडेक्स इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये ध्यान से को कैसे निकालते हैं, कैसे क्यों माइनस करते हैं। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी जो प्रॉपर्टी हमने खरीदी थी उसकी आज की डेट में इंडेक्स वैल्यू कितनी होगी। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पापा ने 8 लाख में प्रॉपर्टी ली थी वो, और कब, 2002 में। तो अब हमें देखना पड़ेगा 2002 में इंडेक्स वैल्यू कितनी है। उसके लिए क्वेश्चन में आपको गिवन होगी इंडेक्स वैल्यू, बुक में दी होती है, इंडेक्स वैल्यू आपको दी होगी। तो इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है, वो आपकी बुक में टेबल गिवन होगी। तो 2002 में इंडेक्स वैल्यू थी हमारे पास 105, 105। और आज जब इस हमने बेचा उसको 2000, लेट सपोज हमने बेचा उसे 2020-21 में, तो आज की डेट में उसकी इंडेक्स वैल्यू है 319। तो उस समय के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है और आज के इंडेक्स से, तो उस समय के इंडेक्स से डिवाइड करना है और आज के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये इंडेक्स कौन सी ईयर का लिया हमने, ये इंडेक्स जो लोगे आप, ये
कौन सी ईयर का? 2002, 2003। और ये इंडेक्स जिस साल हमने बेची है 2020, 2021 या 21 से 22, जो भी ईयर आपको दिया होगा। अब इसको सॉल्व करना है बेटा हमने। तो इसको सॉल्व करके आएगा हमारा, तो एक मिनट सॉल्व करके देख ही लेते हैं। 8 लाख डिवाइड बाई 105 इंटू 319, ये आ गया आपका 24,30,476 रुपये। 24,30,476 रुपये। ठीक, तो इस तरह से आपने इंडेक्स की कैलकुलेशन करनी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने में आपने प्रॉपर्टी ली होगी उसको यहाँ लिखेंगे, उस साल के इंडेक्स से डिवाइड करना है और आज के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है जिस साल प्रॉपर्टी बेची है। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। मान लो जो प्रॉपर्टी हमने ली वो सपोज करो हमने 98 में ली थी या 1995 में ली थी, तो हमारे पास जो इंडेक्स टेबल एट प्रेजेंट जो अवेलेबल है वो 2001 से स्टार्ट है। तो कभी भी अगर हमने 2001 से पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो उस केस में आपको 2001 की मार्केट वैल्यू दी होगी। फिर आपने कॉस्ट और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करना है, जो ज़्यादा है वो लेना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई प्रॉपर्टी हमने 2001 से पहले खरीदी होगी तो उस केस में आपको 2001 की मार्केट वैल्यू दी होगी। आपने मार्केट वैल्यू और कॉस्ट को कंपेयर करना है, जो ज़्यादा होगा वो लेना है और 2001 के इंडेक्स से डिवाइड करना है, क्योंकि 2001 के पहले का तो इंडेक्स है ही नहीं हमारे पास। तो हम 2001 की मार्केट वैल्यू और उससे पहले की जो कॉस्ट होगी दोनों को कंपेयर करेंगे, जो बड़ा होगा वो लेंगे अपॉन 2001 का इंडेक्स इनटू करंट इंडेक्स। सबको क्लियर है ये कैसे निकली वैल्यू? बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, क्लियर। अब लेंगे हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये क्या होता है? इम्प्रूवमेंट भाई, जैसे मैंने आपसे बोला, प्रॉपर्टी जो आपने ली होगी उसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन की होगी, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस खर्च किया होगा, तो जो भी कुछ खर्च किया होगा वो भी, उसकी भी छूट मिलेगी। लेट सपोज हमने इसमें 10 लाख रुपए खर्च किए कंस्ट्रक्शन में, हमने 2 फ्लोर बनाए, 10 लाख रुपए खर्च किए, वो हमने किया था 2009 और 10 में। तो 2009-10 का इंडेक्स है 148, उससे डिवाइड करेंगे और आज के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको भी सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। 10 लाख डिवाइड बाई 148 इंटू 148, हाँ 148 इंटू 319, ये आ गया 21,55,405 रुपये। अब इसको घटाओ तो जो निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। घटाओ जरा, 1,95,00,000 में से आप घटाइए 24,30,476 माइनस 21,55,405। अभी जो बचा आपका 14,91,000, नहीं 1,49,14,119 दिस इज अ कैपिटल गेन। ये हमारा कैपिटल गेन है, ये हमारा कैपिटल गेन है जिसमें हमें टैक्स देना पड़ेगा। कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, यानी 1,49,00,000 में मुझे 20% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखें क्या करना होगा, कैसे करना होगा। सबसे पहले जितने में प्रॉपर्टी आपने खरीदी होगी वो जितने में बेची होगी वो वैल्यू यहाँ लिखोगे आप। फिर अगर कोई खर्चा हुआ होगा ट्रांसफ़र में उसको माइनस करेंगे, फिर जो निकल के आता है उसे बोलते हैं नेट सेल कंसिडरेशन। फिर जितने में प्रॉपर्टी मैंने ली होगी उसको यहाँ लिखूंगा मैं, और जिस साल खरीदा होगा उसके इंडेक्स से डिवाइड करूंगा और जिस साल बेचूंगा उसके इंडेक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। और अगर उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में मैंने कोई खर्चा किया होगा तो उस खर्चे को मैं यहाँ लिखूंगा और जिस साल खर्च किया होगा उसके इंडेक्स से डिवाइड करूंगा और आज के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, और जो निकल के आएगा उसे बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर प्लस में आएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और माइनस में आएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, एक और बात, अगर मान लो प्रॉपर्टी मैंने 2000 मान लो मैंने खरीदी थी 1975 में और उसके बाद मैंने उस पर कंस्ट्रक्शन पे खर्च किया था 1995 में, तो ये 2001 से पहले कंस्ट्रक्शन पे खर्च हुआ है।
तो अगर 2001 से पहले मैंने कोई भी प्रॉपर्टी पे कोई इंप्रूवमेंट या कोई खर्चा किया होगा तो वो इग्नोर हो जाएगा। अगर हमने 2001 से पहले प्रॉपर्टी पे कोई खर्चा किया होगा तो उसे इग्नोर करना है, सिर्फ इंडेक्स कॉस्ट ली जाएगी उसकी, और उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करेंगे, जो ज़्यादा होगा वो लिया जाएगा। तो 2001 से पहले अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी कोई खर्चा वगैरह किया है मेंटेनेंस पे, उसका कोई छूट नहीं मिलेगी आपको, कुछ नहीं करना है हमने उसका, हमें केवल उसके बाद वाले इंप्रूवमेंट को ही लेना है। तो इस तरह से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाला जाता है। समझ में आया बच्चों, नहीं आया बताओ? Yes, सर sir. आया। ठीक है, अब एक काम करो, एक दो क्वेश्चन की फोटो भेज रहा हूँ, सॉल्व करो, फिर एक दो बड़े क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, ठीक है?